नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान ने अभी हाल ही में इसराइल के ऊपर अटैक किया है। तो अभी काफ़ी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि इन दोनों देशों के बीच में भी एक फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाए। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में ऑलरेडी युद्ध चला ही हुआ है और कहीं ना कहीं इसराइल और पैलेस्टीन के बीच का युद्ध ही एक सबसे बड़ा कारण है कि अब ईरान और इसराइल के बीच में भी युद्ध के सारे आसार हमें दिख रहे हैं। लेकिन इन दोनों देशों के रिश्ते शुरू से ऐसे नहीं थे। एक समय ऐसा भी था जब इन दोनों देशों में दोस्ती थी जो कि धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गई। तो इस वीडियो में हम ईरान और इसराइल के रिलेशंस को इन डेप्थ कवर करेंगे, इनके हिस्ट्री से लेके तो प्रेजेंट टाइम तक जो भी इनके रिलेशंस का इवोल्यूशन है उन सारों को हम विस्तार से देखने वाले हैं। यहाँ पर अमेरिका का भी काफ़ी बड़ा रोल आता है, उसे भी हम कवर करेंगे। तो सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी क्योंकि ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन चली हैं, तो दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया जिन्होंने अपने सिटीजन्स को इसराइल और ईरान जाने से बिल्कुल मना किया है, स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। देखिए, ईरान में जब पहलवी डायनेस्टी थी तो उस समय इसराइल और ईरान के जो बायलैटरल रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे। इसराइल हमेशा से एक देश नहीं था, पहले ये पूरा पैलेस्टीन हुआ करता था। जूस को यहाँ से भगाया गया था। सबसे पहले इस धरती पे जूस ही रहते थे, समय के साथ साथ यहाँ पे जूस को भगा दिया गया, फिर यहाँ पे मुस्लिम्स रहने लगे। फिर जूस को ऐसे रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे कि हमारे लिए भी अपना एक देश होना चाहिए, और ये जो भावना थी इसको नाम दिया गया ज़ियोनिज़्म। तो उसके बाद फिर यहाँ पे इसराइल एक देश बना। जब इसराइल एक देश बना तो दुनिया के कई देशों ने इस देश को एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, हम इस देश को देश की मान्यता देते हैं। हैरानी की बात यह है कि उसमें ईरान भी एक देश था। संभवतः ये पहली मुस्लिम कंट्री थी जिसने इसराइल को एक देश के तौर पर एक्सेप्ट किया था। अब क्योंकि ईरान ने सबसे पहले अमंग मुस्लिम कंट्रीज़ इसराइल को एक देश के तौर पे माना, तो उस समय इसराइल भी क्योंकि नया नया बना था तो वो भी काफ़ी नॉन अरब स्टेट्स के साथ अपने अच्छे रिश्ते इस्टेब्लिश करना चाहता था। इसलिए ईरान के साथ मिलकर इसराइल ने भी काफ़ी मिलिट्री और सिक्योरिटी पे कोऑपरेशन शुरू करी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इन सब चीज़ों से पैलेस्टीन और पैलेस्टीनियंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पैलेस्टीन मुस्लिम कंट्री है, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है। तो यहाँ पे पैलेस्टीनियंस ने इसका विरोध किया, और ये जो ईरान और इसराइल के अच्छे रिश्ते चल रहे थे इसको नाम दिया गया नकबा। नकबा मतलब कि कैटास्ट्रोफे। कैटास्ट्रोफे का मतलब होता है तबाही। तो पैलेस्टीनियंस का यह मानना था कि ईरान के जो इसराइल के साथ ये अच्छे रिश्ते हैं ये हमारे मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए कैटास्ट्रोफे है, माने कि तबाही है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जब से इसराइल 1948 में बना है तब से 7 लाख से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस की डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है। मतलब उनको उनके घरों से निकाला गया है, उनको कहीं और जाके रहना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ कई पैलेस्टीनियंस को मारा भी गया। तो ये कहना है पैलेस्टीन का या पैलेस्टीनियंस का। इसीलिए इन्होंने इसराइल और ईरान के जो अच्छे रिश्ते थे उसको अपने लिए और मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए कैटास्ट्रोफे माना। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आई। सबसे पहले तो इसराइल 1948 में बना, उसके साथ साथ पैलेस्टीनियन और इसराइल और पैलेस्टीन का युद्ध। इसके ऊपर काफ़ी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। सबसे पहले इसराइल देश कैसे बना, ज़ियोनिज़्म क्या है, पहले इसराइल देश नहीं था, देश कैसे बना, फिर धीरे धीरे इसका जो टेरिटरी है, जो एरिया है, वो कैसे बड़ा होता गया, ज़ियोनिज़्म क्या है, इन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। हमने बात करी इसराइल की। इसराइल में जो ज़ियोनिस्ट हैं वो इसराइल के साथ साथ ग्रेटर इसराइल की बात भी करते हैं, और जो ग्रेटर इसराइल है मुस्लिम्स इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि ग्रेटर इसराइल बना के जो ज्यूज़ हैं वो हमारा हक खाएंगे। तो ग्रेटर इसराइल क्या है उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इसराइल और पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट क्या है, क्या इनका इतिहास है, क्यों ये दोनों देश लड़ते रहते हैं, इसको मैंने इस वीडियो में अच्छे से कवर किया है। अभी यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, एक है हमास, एक है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह लेबनान की है, हमास जो है वो पैलेस्टीन की। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इसराइल के खिलाफ बनी हैं। इनको आतंकी संगठन भी कहा जाता है। कुछ देशों ने इन दोनों ग्रुप्स को टेररिस्ट ग्रुप भी डिक्लेयर किया है।
तो हज़बुल्ला क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बर्थ कैसे हुआ, उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अभी कुछ समय पहले गाज़ा से हमास आतंकी संगठन ने 5000 रॉकेट्स दागे थे इसराइल के प्रति। तो इससे कितना नुकसान हुआ, गाज़ा स्ट्रिप क्या है, गाज़ा पट्टी क्यों खबरों में है, वेस्ट बैंक क्यों खबरों में रहता है, क्या इनकी कंट्रोवर्सी है, और हमास कब बना था और इसका हिस्ट्री क्या है, उन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अब यहाँ पर हमास ने जब गाज़ा से इसराइल की तरफ 5000 रॉकेट्स दागे तो उससे 70 से 80% को इंटरसेप्ट किया गया। किसके द्वारा? आयरन डोम सिस्टम के द्वारा। तो आयरन डोम सिस्टम को भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। यहाँ पर मैंने इसकी हिस्ट्री बताई है और एनिमेशन के माध्यम से मैंने आपको बताया कि कैसे काम करता है। आयरन डोम के साथ साथ एक आता है सी डोम। आयरन डोम जो है वो टेरेस्ट्रियल है, यानी कि टेरेस्ट्रियल रीजन पे यूज़ किया जाता है, और जो सी डोम है वो नेवल है, ये शिप्स के साथ मिलकर यूज़ किया जाता है। सी डोम को मैंने अभी पिछले दिन ही एक अलग वीडियो में अच्छे से कवर किया है, उसको भी जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ अल अक्सा मॉस्क आती है, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, तो उसको भी मैंने अच्छे से कवर किया है। अब जब भी इसराइल के ऊपर आपत्ति आती है और इसराइल युद्ध में उतरता है तो एक नारा बड़ा इसराइलीज़ के द्वारा दिया जाता है, आम इसराइल चाहे। तो इसका क्या मतलब है, इसको मैंने इस अलग वीडियो में कवर किया है। फिर पैलेस्टीनियन कौन है, ये जो शब्द है पैलेस्टीन, ये क्या ज्योग्राफी के ऊपर बना है या धर्म के ऊपर, इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने इस वीडियो में कवर की है। और फिर एक आता है इसराइल 1 जो कि काफ़ी पावरफुल वेपन है, तो इसको मैंने इस अलग वीडियो में कवर किया है। तो ये सारी की सारी वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये काफ़ी खबरों में थी और अभी क्योंकि इसराइल दोबारा एक युद्ध की तरफ जा रहा है ईरान के साथ, तो इसलिए सारी की सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। इन सारों के लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब यहाँ पे अभी तक तो ईरान और इसराइल के बीच में रिलेशन अच्छे थे, लेकिन फिर 1979 में आता है इस्लामिक रिवॉल्यूशन। ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया। उस समय जो ईरान की गद्दी पर बैठा था उसका नाम था शाह मोहम्मद रेज़ा पहलवी। अब इसको आउस्ट किया गया, मतलब इसको वहाँ से निकाल दिया गया, इसको घर पर बैठा दिया गया। और उसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का एक नया सुप्रीम लीडर आया, उसका नाम था आयतुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी। एक खुमैनी जो है, ईरान के बहुत से लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, ये काफ़ी हार्डकर इस्लामिस्ट है, काफ़ी कट्टर है। इसी ने काफ़ी वहाँ पे जो सोसाइटी है, कल्चर है, उसमें बदलाव ये लेकर आया। वहाँ पे हिजाब मैंडेटरी इसी के समय हुआ। काफ़ी महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं जो भी पढ़ना लिखना चाहती हैं या अगर कोई हिजाब नहीं पहनती हैं। तो आयतुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी है, इसने एक पॉलिसी को परस्यू किया, स्टैंडिंग अप टू एरोगेंट वर्ल्ड पावर्स। दुनिया की जो एरोगेंट, जो घमंडी पावर्स हैं, हम उनके खिलाफ़ लड़ेंगे। अभी यहाँ पे एरोगेंट वर्ल्ड पावर्स या घमंडी ताकतें कौन कौन सी हैं इसकी नज़र में, मतलब आयतुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी या ईरान की नज़र में, तो 2 आती हैं। सबसे पहले आती है यूएसए और फिर आती है इसराइल, और इसमें कहीं ना कहीं यूरोप के भी काफ़ी देश आते हैं। अभी यहाँ पे इसने यूएस और इसराइल, इनके ख़िलाफ़ इसने ऐसा एक माहौल बनाया कि ईरान में यूनाइटेड स्टेट्स को बोला जाने लगा ग्रेट सैतन। सैतन का मतलब क्या होता है? शैतान। तो कहा जाने लगा कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये बड़ा शैतान है और जो इसराइल है ये लिटिल सैतन, मतलब छोटा शैतान है। तो सबसे बड़ा शैतान कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, और जो इसराइल है वो छोटा शैतान है। ये यहाँ पे खुमैनी ने पूरे ईरान में बात फैलाई। मगर इसके बावजूद भी ईरान और इसराइल के बीच में लिमिटेड कोऑपरेशन जो है वो 1980 के दशक तक चलती रही। इन दोनों देशों में प्रॉब्लम तब शुरू हुई, होस्टाइल राइवलरी तब हुई। होस्टाइल का मतलब नफ़रत है। नफ़रत तब फैलने लगी जब ईरान ने प्रॉक्सी मिलिशियाज़ को सीरिया, इराक, लेबनान और यमन जैसे देशों में पहले तो बनाया और फिर उनको फंड करना शुरू किया। सवाल है कि ये प्रॉक्सी मिलिशियाज़ क्या होते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ईरान और इसराइल में युद्ध हो रहा है, तो प्रॉक्सी मिलिशियाज़ ये हुए कि आपने छोटे छोटे ऐसे गुट बना दिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक हमास बनाया गया पैलेस्टीन में और हिजबुल्ला बनाया गया कहाँ पे? लेबनान में। और इन दोनों को ही ईरान जो है वो फंड भी करता है, सपोर्ट भी करता है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए। अब तुम खुद उस देश के साथ, जिस देश के साथ
तुम लड़ना चाहते हो, जैसे ईरान के केस में मान लो इसराइल हो गया, भारत के केस में जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान भी हमारे साथ लड़ता तो नहीं है, लेकिन इसने काफ़ी छोटे छोटे प्रॉक्सी मिलिशियाज बनाए हैं जो कि उसके बिहाफ पे हमारे साथ लड़ते हैं, आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो यहाँ पे करते हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ फैलाते हैं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं इन्हें प्रॉक्सी मिलिशियाज बोलते हैं। तो ईरान ने भी इस प्रकार के काफ़ी प्रॉक्सी मिलिशियाज बनाए सीरिया में, इराक में, लेबनान में, यमन में, जो कि इसराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो यहाँ से इनके जो रिश्ते हैं ये ख़राब होने लगे। इसीलिए पहले मैंने आपको एक वीडियो भी बताई कि बर्थ ऑफ हिजबुल्लाह जो है ये लेबनान का एक टेररिस्ट ग्रुप है। काफ़ी कंट्रीज इसको टेररिस्ट ग्रुप मानती हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसको टेररिस्ट ग्रुप ही मानते हैं। तो इसका पूरा हिस्ट्री मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो मैंने इसीलिए आपको पहले ये वीडियो का लिंक भी दिया ताकि आप इन प्रॉक्सी मिलिशियाज के कंसेप्ट को समझ सको। अब ईरान एक तो इस प्रकार के प्रॉक्सी मिलिशियाज को समर्थन दे रहा है, उनको फंड दे रहा है, इसके साथ साथ ये सीरियन रिजीम जो है प्रेसिडेंट बशर असद की, इसको भी सपोर्ट करता है। इसराइल का ऐसा कहना है कि इसको सपोर्ट करके ईरान सीरिया की जो टेरिटरी है, वहाँ की जो लैंड है, उसको यूज़ करता है लेबनान में जो हिजबुल्लाह बैठा हुआ है, जो हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं कई देश, उसको मिसाइल्स और बाकी वेपन्स को पहुंचाने के लिए। तो सीरिया से होते हुए ईरान क्या करता है, अपने जो शिप मिसाइल्स हैं और जो वेपन्स हैं उनको कहाँ तक पहुंचाता है, उनको लेबनान में जो हिजबुल्लाह बैठा है वहाँ तक पहुँचाता है। ये दावा इसराइल करता है कि ईरान को मिसाइल्स और वेपन शिप करने होते हैं हिजबुल्लाह जो लेबनान में बैठा है उसे, इसलिए ये बशर अल असद को सपोर्ट करता है। अब इसराइल जो है उसने काफ़ी एयर स्ट्राइक्स भी किए हैं सीरिया में, ताकि इस प्रकार का जो फ़्लो है वेपन्स का उसको वो हाल्ट कर सके, रोक सके। अब यहाँ पे बात है प्रेसिडेंट बशर अल असद की। इसके समय सीरिया का बहुत बुरा हाल है। इस व्यक्ति की वजह से सीरिया जो है वो नया ड्रग स्टेट बनता जा रहा है, या बन ही गया है पूरी दुनिया का। तो क्या कारण है, क्यों सीरिया जो है वहाँ पे इतने ज़्यादा ड्रग्स बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं, और ये जो व्यक्ति है इसके परिवार वाले भी बोला जाता है कि इसमें इंडल्ज हैं, और वहाँ पे सरकार को और इस व्यक्ति को करोड़ों अरबों का पैसा भी यहाँ से मिल रहा है। तो सीरिया दुनिया का कैसे एक नया ड्रग स्टेट बना, इसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब यहाँ पर इसराइल और ईरान के बीच में आता है शैडो वॉर। ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दोनों देश ईरान और इसराइल एक दूसरे के साथ आमने सामने नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ईरान कुछ प्रॉक्सीज मिलिशियाज को बना रहा है जो कि इसराइल को डिस्टेबल करने का काम कर रहे हैं, और इसराइल में जो आतंकी गतिविधियां हैं उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं शैडो वार, मतलब आप मिलिशियाज के शैडो में रह के हमले कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, अपने दम पे आमने सामने युद्ध नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी काफ़ी अटैक्स किए हैं। ईरान का ऐसा कहना है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल है, लेकिन इसराइल ऐसा मानता है कि ये हमारे लिए थ्रेट है, इसलिए इसराइल ईरान पर अटैक करता है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। यही प्राइमरी फोकस है इसराइल के अटैक्स का। अब देखिए ईरान जो है इसने एक दावा किया कि इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस बनाया 2000 में, अर्ली 2000s में, ताकि उनका जो सेंट्रीफ्यूजेस इनरिचिंग यूरेनियम है जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए उन्होंने रखा था उसे टारगेट किया जाए। तो ये भी काफ़ी बड़ा क्लेम है ईरान के द्वारा किया गया। इसराइल और यूएसए के ऊपर काफ़ी बड़ा इल्ज़ाम इन्होंने लगाया कि इन्होंने एक वायरस बनाया ताकि हमारे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट किया जाए। इसराइल जो है वो ऐसा चाहता है कि ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी डैमेज कर दी जाएं। इवन इसराइल ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी कई बार टारगेट कर चुका है, ऐसा कई खबरें बताती हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि जो ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट है हम उसको विड्रॉ कर लेंगे। फलस्वरूप 2018 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट से विड्रॉ भी किया। ये काफ़ी बड़ा ब्लो था, काफ़ी बड़ा झटका था ईरान के लिए, लेकिन ये विक्ट्री मानी गई इसराइल के लिए। अब यहाँ पर आता है ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। देखिए इसराइल और ईरान के बीच में जब शैडो वार चल रहा था तो उस समय इसराइल ने काफ़ी ऑपरेशंस ईरान के अंदर जाके किए, वहाँ पे उसने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को टारगेट किया। जो फॉर्मर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे नफ्ताली बेनेट, उन्होंने इन सारे के सारे ऑपरेशंस को, जिसके माध्यम से इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को टारगेट किया था, इन सारे ऑपरेशंस को नाम दिया
ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन का मतलब है हिट द ऑक्टोपस एट इट्स हेड एंड नॉट जस्ट एट इट्स टेंटिकल्स। ऑक्टोपस आप सब जानते हैं इस प्रकार के इसकी बड़ी टांगे होती हैं, इनको हम टेंटिकल्स बोलते हैं। तो इस ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन का मतलब है कि आप ऑक्टोपस की जो टांगे हैं, जो टेंटिकल्स हैं, इनको मत ख़त्म करिए, इन पे मत हिट करिए। हिट करना है तो इसके सीधे हेड पर करिए। ये है ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि इसराइल के द्वारा दी गई है। ये जो टर्म है, ये टर्म इसराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के द्वारा दी गई है। अब यूनाइटेड स्टेट्स में जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, उस समय उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने मैक्सिमम प्रेशर अप्रोच की बात करी। इसका मतलब ये था कि हम ईरान को फोर्स करेंगे कि वो पीछे हट जाए और वो हमारे साथ टेबल पर आए और नेगोशिएट करे डील के ऊपर। तो हम ईरान को फोर्स करेंगे कि वो हमारे साथ नेगोशिएट करे प्रेशर डाल के। ये थी मैक्सिमम प्रेशर अप्रोच। इसके माध्यम से यूएस चाहता था कि ईरान जो है वो उसे कंसेशन दे, वेपन्स प्रोग्राम में भी और रीजनल एक्टिविज़म में भी। अब ईरान ने इसके बदले में मैक्सिमम रेजिस्टेंस पॉलिसी को अपनाया। यूएस बोल रहा है कि हम ईरान को मैक्सिमम प्रेशर, माने जितना प्रेशर दे सकते हैं उतना देंगे, और ईरान कह रहा है कि हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस करेंगे, मतलब हम जितना रेजिस्ट कर सकते हैं उतना करेंगे। तो ईरान ने मैक्सिमम रेजिस्टेंस की पॉलिसी अपनाई और जो प्रॉक्सीज थे उनको उन्होंने सपोर्ट करना और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब यहाँ पे हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ यमन एक देश आता है, वहाँ पे हाउथीज़ को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया ईरान ने, जो कि बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है यूएई और सऊदी अरेबिया के लिए। अब यहाँ पर आती है इसराइल की मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। ये क्या है? इसराइल इसके माध्यम से चाहता है कि ईरान के साथ जो शैडो वार है वो चलता रहे। तुम जितना सपोर्ट करना है अपने प्रॉक्सी मिलिशियास को करते रहो, हम इनको तबाह करते रहेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे गल्फ़ किंगडम्स हैं, क्योंकि ईरान की सऊदी अरेबिया और इस प्रकार के जो बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यूएई है, इन सब के साथ बनती नहीं है। तो इसराइल की मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी ये है कि ये जो गल्फ़ किंगडम्स हैं इनके साथ बनाई जाए। और ईरान तो हमारा दुश्मन है ही, तो इसलिए ईरान का जो शैडो वॉर है वो चलता रहे। एक तरफ वो अपने हिसाब से चलता रहे जैसा चल रहा है, और दूसरी तरफ हम जो गल्फ़ के किंगडम्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और अगर मान लो कि फ्यूचर में एक फुल स्केल वॉर होता है ईरान के साथ, तो उस समय ये जो हमारे पास गल्फ़ किंगडम्स हैं ये हमारा साथ देंगे। भले ही जो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ईरान के साथ बातचीत करते रहें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम गल्फ़ किंगडम के साथ बना के रखेंगे और ईरान के साथ जो शैडो वॉर है वो चलता रहेगा, ताकि कल को अगर फुल स्केल वॉर होता है तो गल्फ़ किंगडम, यूएस, यूरोप, ये सारे हमारा साथ दें और ईरान जो है उसको अलग थलग किया जाए, ताकि उसको फिर ख़त्म करना या उसके साथ युद्ध करना, उसको वीक करना काफ़ी आसान हो जाए। तो ये था इसराइल और ईरान के रिलेशंस। हमने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सारों को देख लिया है, कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जो चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।